एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, ये चैनल भी हमें स्पेशली फॉर आप लोग के लिए ही डिज़ाइन की, मतलब टेक्निकल स्टूडेंट वाले के लिए ही डिज़ाइन की। आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और 24 स्टडी सेंटर के ऐप पेन के हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। कोई दिक्कत आ रहा है इस नंबर से व्हाट्सएप से मेरी टीम से बात कर सकते हैं। एंड PDF हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। ठीक है, हम आपके एग्जाम तक आपके साथ होंगे गाइस। मैं केवल GS सेक्शन देखता हूँ तो यहाँ भी मैं केवल GS सेक्शन ही देखने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज हो या क्लास हो, सारे के सारे ऐप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा गाइस, है ना। बहुत ही मिनिमम प्राइस में। पहला क्वेश्चन देखिए, और काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, या क्रिप्स मिशन का आगमन, या गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बेवल का आगमन, या कैबिनेट मिशन? अगर हम एक एक करके तीनों के बारे में देखने की कोशिश करें, ठीक है, हालांकि हम आपके इसके आंसर के बता दें तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा के रूप में अगर हम आपको बता दें, जैसे कि गाइस, भारत छोड़ो जो आंदोलन है ना, वो आप अगस्त 1942 में देखने को मिलती है। ठीक है, क्रिप्स मिशन का जो आगमन है मार्च 1928 में देखने को मिलती है। आप पूछ रहे थे सबसे पहले कौन हुई थी, सबसे पहले यही घटना हुई थी। क्रिप्स मिशन का सॉरी गैस, गवर्नर जनरल पर लॉर्ड वेवल का आगमन अगर हम बात करने वाले हैं तो अक्टूबर 1943 में देखने को मिलती है। कैबिनेट मिशन का आगमन देखें तो मार्च 1946 में देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, एक्स्ट्रा के रूप में ये बातों को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे, क्रिप्स मिशन का आगमन पूछा था ना, सबसे पहले तो यही हुआ था, बाकी 42 है, 43 है, 46 है, तो पहले यही हुआ है, तो बी को टिक लगा लीजिएगा। और यही बात यहाँ पे लिखा गया, जो बात अभी हम आपको समझाए हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए काफी बेस्ट रहेगा। क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1928 में, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल अक्टूबर 1943 में, कैबिनेट मिशन का आगमन मार्च 1946 में। ठीक है, एक्स्ट्रा के रूप में ये बातों को हाईलाइट कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन 2 देखें, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी कौन सा है? महानदी है, नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है? आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगी गैस, है ना। गोदावरी को गैस एक बूढ़ी गंगा बोल दीजिए, या दक्षिण भारत का गंगा बोल दीजिए, तो ये भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, सी को टिक लगा लीजिएगा। ये महानदी निकलती कहाँ से? तो कैसे, ये महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है यहाँ पे। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, हालांकि हमने डायग्राम में यहाँ पे सेट कर दी है। यहाँ पे मैं अगर आपको बताने की कोशिश करें, देखिए ये महानदी छत्तीसगढ़ से निकलेगी और छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ पे जाएगी? MP में जाएगी। ठीक है, MP के बाद कहाँ जाएगी? उड़ीसा में जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और उड़ीसा होते हुए कहाँ पे गिरती है? बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है यहाँ पे। इसके बाद गोदावरी नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गोदावरी भी देख सकते हैं बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अब कावेरी नदी भी आपके ऑप्शन में था, तो ये कावेरी नदी निकलती कहाँ से है? तो ये कावेरी नदी कैसे ना, कर्नाटका से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटका से निकलती है और केरल होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करने वाले गैस, तो नर्मदा नदी ना अमरकंटक, कहाँ पे गैस? अमरकंटक MP में है, वहां से निकलती है और MP में आती है, फिर महाराष्ट्र में आती है गैस। यहाँ पे एक्स्ट्रा के रूप में ये बातों को हाईलाइट करेंगे। इसके बाद गैस गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। देखिए एक पॉइंट और हम आपको बताएं नदी से रिलेटेड, देखिए यहाँ पे ये दो नदी कहाँ पे गिर रही है कैसे? यहाँ पे अरब सागर में गिर रहे हैं। बाकी यहाँ पे जितनी भी नदी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इनके अलावा और भी नदी है, सब के सब बंगाल के खाड़ी में गिरेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये नदी से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिक ही क्वेश्चन है। गोदावरी दक्षिण भारत का एक प्रमुख नदी है। गोदावरी भारत का दूसरी सबसे बड़ी नदी है। साथ में प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी अबहा तंत्र का सबसे बड़ा है गैस। यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। 3 बात करें, भारत की सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग कौन सा है? काली मिट्टी, बलुआ मिट्टी, लाल मिट्टी, या कछार मिट्टी? आंसर तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कछार मिट्टी है। बट ये काली मिट्टी है, कपास की खेती के लिए काफी ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ये कपास की खेती किस किस राज्य में देखेंगे? हालांकि आपको काली मिट्टी MP में देखने को भी मिलेगी, गुजरात में भी देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, इनके अलावा महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, बलुआ मिट्टी ऑलमोस्ट जानते हैं कि पानी ज्यादा सोख सकता है, और मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में बलुआ मिट्टी के बारे में आप लोग देखते ही होंगे। ठीक है, लाल मिट्टी आप पहले के ज़माना में देखते थे, घर मिट्टी के द्वारा बनाया जाता था, सुर्खी का बोला जाता है, जैसे कि लाल टाइप का है। ठीक है, इसमें कंकड़ ईंट ज़्यादा, तो घर वगैरह बनाने में भी लाल मिट्टी का यूज अक्सर किया जाता है। यहाँ पे कछार मिट्टी देखोगे इमेज में, तो ये है कुछ कछार मिट्टी जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन भी किया हूँ, जिससे अगर बताने की कोशिश करें, कछार मिट्टी जिनको हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, सार्वधिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी देश के लगभग 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। नदियों के द्वारा लाया गया अवसादों में से निर्मित होते हैं ये मिट्टी।
और इस मिट्टी में गैस चूना और पोटास पाई जाती है। कमी क्या देखने को मिलती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और हुमस की कमी देखने को मिलती है। विस्तृत बात करें, उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटीय भाग से नदी घाटी तक फैला हुआ है। फसल की संख्या बात करें ना, सबसे अधिक उपजाऊ अगर बात करें तो इसी मिट्टी को कछारी मतलब जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट मेंशन किए सारे के सारे महत्वपूर्ण होगा सारे व्यू से, ठीक है गाइस। इतना मेहनत से हम डिजाइन करते हैं ये प्रैक्टिस है, तो प्लीज एक फ्रेंड को या किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। एटलीस्ट एक को जरूर शेयर कीजिएगा। मॉक टेस्ट हम रोज अपलोड करते हैं एक, ठीक है, और फिर ये प्राइवेट हो जाती है एक दिन के लिए, फिर इसका दूसरा खोलते हैं, फिर प्राइवेट कर देते हैं। कंटिन्यू के लिए आप जैसे एक साल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 199 में जीएस का आप ज्वाइन कर सकते हैं। ना कि सिर्फ एलआरसी ही, इनके अलावा भी कोई अदर एग्जाम आती है तो वहाँ भी आप टेक्निकल स्टूडेंट है तो काम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। क्वेश्चन 4 बात करने वाले, कोशिकाओं का कौन सा भाग केवल पाद कोशिकाएं में पाया जाता है? कोशिकाएं भित्ति, कोशिकाएं झिल्ली, लवक या राइबोसोम? अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा इस कोशिकाएं भित्ति हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें, मैंने काफी कुछ यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश किया हूँ। कोशिकाएं जीवन की सबसे बड़ी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाएं का अध्ययन यहाँ पे मिस्टेक है, कोशिकाएं का अध्ययन को कैटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाएं का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिकाएं के सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार जितने भी सारे जीव होते हैं वो कोशिकाओं के एक या एक से अधिक से मिलकर बने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोशिकाएं के कुछ प्रमुख भाग यहाँ पे बात करने वाले, तो कोशिकाएं भित्ति होती है, कोशिकाएं झिल्ली होती है, राइबोसोम होती है, माइक्रोकोन्डिया होती है, लवक होती है, लाइबोसोम होती है, एंड नेक्स्ट बात करें केंद्रक होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन करे हैं, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखने की कोशिश करेंगे और आपके एग्जाम की व्यू से भी काफी एक महत्वपूर्ण होगा वैसे यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 5 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, मौलिक अधिकार को सर्वाधिक किस भाग से वर्णित किया गया है? भाग 3 से, भाग 4 से, भाग 5 से या भाग 2 से? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ गाइस, अधिकार को गाइस हमारे संविधान के भाग 3 में चर्चा किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भाग 4 में क्या चर्चा किया गया? तो राज्य के जो नीति निर्देशक है भाग 4 में चर्चा किया गया। भाग 5 में गए संघ के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 2 में गए भारत के नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में संविधान में चर्चा किया गया। हाल ही के मैंने काफ़ी कुछ मौलिक अधिकार से रिलेटेड लिखे हैं। हमारा जो संविधान है, संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया, किसका? मौलिक अधिकार का, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। मूल संविधान जो था, मूल संविधान मतलब जो पहले का संविधान था, उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार रख दिया गया। मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है संसद के द्वारा। मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जितने भी मौलिक अधिकार से जितने भी पॉइंट मेंशन किए सारे के सारे महत्वपूर्ण, कोई फिजूल की चीज यहाँ पे मेंशन नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य होता है भले ही मैं क्वेश्चन कम करवाता हूँ बट जितना ही क्वेश्चन कवर कराता हूँ काफी अच्छा क्वेश्चन देता हूँ आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करें, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन नेशनल पार्क या महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान? आंसर की मैं बात करूँ तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो यूके मतलब उत्तराखंड में। सुंदरवन कहाँ पे देखने को मिलती है? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे देखने को मिलती है? अंडमान निकोबार में देखने को मिलती है, ठीक है। साउथ बटन के बारे में यहाँ पे देख ले क्या, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.0 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीपों के समूह में स्थित है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन 7 देखें, वह सबसे छोटा कण जिसका उस तत्व के सभी गुण वर्तमान में हो, ठीक है। परमाणु, अणु, यौगिक या कोई नहीं? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो परमाणु हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने काफी कुछ यहाँ पे मेंशन किया। सबसे पहले बात करने वाले जो परमाणु की जो परिभाषा है, महर्षि कनंद ने परमाणु की परिभाषा दिया था। परमाणु तत्व सबसे छोटा सा कण है जिस तत्वों का विभाजन नहीं किया जा सकता है, परमाणु, उसे हम परमाणु कहते हैं यहाँ पे। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात उस पर आवेश की कुल मात्रा शून्य होती है। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन तो गैस न्यूट्रॉन होता है यहाँ पे, ठीक है।
इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। काफ़ी पॉइंट यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट मेंशन किया हो सारे महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। एंड क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करें, फिजिक्स का क्वेश्चन है। डेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में घनत्व बोलते हैं, उनका इकाई है क्या होता है? केजी मीटर क्यूब होता है, मीटर सेकंड होता है, या मीटर क्यूब होता है, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर मैं इनका आंसर बता दूँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केजी बाई मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा के रूप में काफ़ी कुछ यहाँ पे मेंशन किया। मेरा उद्देश्य होता है भले आप एक क्वेश्चन पढ़िए, एक क्वेश्चन के साथ 4-5 एक्स्ट्रा हाईलाइट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम का पूछ लेगा, यूनिट का होता है तो क्यूब मीटर होता है। डेंसिटी का पूछ लेगा, जो कि अभी हम पूछे थे, केजी मीटर क्यूब था। यहाँ पे स्पीड का पूछेगा तो मीटर बाई सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे सिंबल है। यहाँ पे न्यूटन का क्या हो जाएगा? न्यूटन का केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एनर्जी को हम जूल बोलते हैं, प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट है सारे पॉइंट मेंशन करने की कोशिश, एक क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप पढ़ सकें। क्वेश्चन 9 देखें, बर्फ पे उगने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइटा कहते हैं, लिम्फोफाइटा कहते हैं, या फाइकोलॉजी कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बर्फ पे जो उगने वाले शैवाल मतलब जानते हैं, शैवाल कदे को जानते हैं, बस उसी को ही बोला जाता है। तो बर्फ पे उगने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइटा कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लिम्फोफाइटा किसको कहते हैं गैस? तो जो पत्थर है ना गैस, यहाँ पे पत्थर पे उगने वाले पौधा जो शैवाल होता है, जो हरा हरा कलर के नहीं होता है गैस, बस उसको ही शैवाल बोलते हैं। शैवाल की जगह खाया भी जाता है, इनको लिथोफाइटा कहते हैं। फाइकोलॉजी के शैवालों के अध्ययनों को कहते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे ये मेंशन भी किया, बर्फ पे उगने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइटा कहते हैं, वही चट्टानों पे उगने वाले चट्टान मतलब जो पत्थर होता है उस पर उगने वाले शैवालों को लिथोफाइटा कहते हैं। शैवालों को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आपके एग्जाम के व्यू से। एंड 10वां क्वेश्चन बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? 32.87, 31.51, या 29.18, 31.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आंसर हो जाएगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,283 वर्ग किलोमीटर यानी 32.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए केवल इतना ही है। बाकी अगर आपका मन करे क्लास वगैरह ज्वाइन करने का, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं जनरल स्टडी क्लास, ना कि सिर्फ आपको एलआरसी के लिए ही। इनके अलावा भी आप अगर टेक्निकल के एग्जाम देते हैं, हाँ एलआरसी है तो बिहार पूछा जाएगा, तो डोंट वरी, मैं कवर करा दूंगा। एलआरसी के अलावा भी अदर एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी आपको जनरल स्टडी काम आ जाएगा। 999 में गैस, ठीक है। जनरल स्टडी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 199 में। हाल ही का हम फ्री ऑफ कॉस्ट 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे देते हैं, जैसे कि आज दिए तो आज अपलोड किए, ठीक है। एक दिन वैलिड होता है, ठीक है, एक दिन बाद लॉक लग जाएगा, फिर कल दूसरा टेस्ट सीरीज खुल जाएगा। तो रोज एक वो तो हम फ्री देते ही है गैस यहाँ पे। बाकी एक साल के लिए अनलिमिटेड देना चाहते हैं तो फिर 199 में ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अलावा गैस हिस्ट्री हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट, टॉपिक बाय टॉपिक क्लास नोट्स, टॉपिक बाय टॉपिक आपका वीडियो भी मिलेगा डॉट सेक्शन। मात्र 249 रुपये में कोई एक सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप लोग फेसबुक पे पेज को फॉलो नहीं किए कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम से पे भी जुड़ सकते हैं हमसे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।